हेलो गाइज, आप देख रहे हो कोड डॉट। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मिक के थ्रू और कैसे उसको वैलिडेट कर सकते हैं ये वैलिडेटर के थ्रू। ठीक है, आज हम उसी फॉर्म को के डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर कराते हैं यूजिंग एपीआई उसको देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब एपीआई की कॉल करने के लिए तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपना जो एपीआई वाला सर्वर है उसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, तो एपीआई वाला सर्वर रन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने एपीआई वाले प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे हम CMD ओपन कर लेंगे। और CMD ओपन करने के बाद इस CMD में npm run नोडमॉन से हम चलाते थे ना, नोडमॉन app.js हम इसको रन कर देंगे। अब जैसे ये app.js रन हो जाएगा तो हमें पता है कि इसमें हमने राउट बनाए थे कुछ, तो उन राउट को हम इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं चलाते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, ऐसे नहीं चलाते हैं। इसको मैं Ctrl+C कर देता हूँ, ये बंद हो गया मेरा। एक और खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को एक दूसरे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास 2 इंस्टेंस हो जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के। देन मैं अगर यहाँ पे जाके देखूँ app.js में, तो मैंने एक रजिस्टर यूज़र करके एक फंक्शन बना रखा है यहाँ पे, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था रजिस्टर यूज़र का, और ये लॉगिन का है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका। ठीक है, तो जो ये रजिस्टर यूज़र है, तो हम इस रजिस्टर यूज़र को कॉल करना चाहते हैं। और जो रजिस्टर यूज़र में कॉल होगा, जो हमारे पास जो यूज़र का मॉडल बना हुआ उसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, यही 4 फील्ड है। एग्जैक्ट हमें सेम चीज़ चाहिए, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। अब इस रजिस्टर यूज़र को हम यहाँ से कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके इसको रन कर देते हैं, नोडमॉन app.js। ये हमारा रन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे फ्रंट में उस चीज़ को यूज करने के लिए हम यहाँ से एपीआई को सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, ये अनवांटेड चीज़ें हैं कोड, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को रहने देते हैं, ऐसे उनको हटा देते हैं। बाय क्रिएटिंग अकाउंट यू आर एक्सेप्टिंग द टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ में आ रहा है, तो हम इस वैल्यूज़ को सेंड करना चाहते हैं इस एपीआई में, जो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर यूज़र वाली एपीआई बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें हमारा डेटा सेंड करने के लिए सबसे पहले तो वो एपीआई यहाँ पे जो भी URL है हमारे पास, वो URL यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पैकेज HTTP का जो पैकेज है, जो डेटा सेंड करने के लिए। आप चाहो तो फैच का यूज कर सकते हो, जो फैच होता है नॉर्मल, उसका आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं Axios का। तो Axios का यूज करने के लिए सबसे पहले Axios पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें लिखना है npm install AXIOS मे भी यही होती है स्पेलिंग। तो ये पैकेज हमने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, SRC में एक फोल्डर बना लेते हैं। हाँ, एक फोल्डर बना ले कि क्या करें, बनाएं कि क्या करें, एक फाइल बना लेते हैं नॉर्मल एक फाइल बनाते हैं, axios.txt की, ओनली tsx नहीं, tx, ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, ये टाइपस्क्रिप्ट JS वाली फाइल नहीं है। ठीक है, tx नहीं, ts रीनेम ts, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। ठीक है, तो नॉर्मल ये फाइल बना दी है मैंने। क्या करें, axios.ts कैन नॉट कंपाइल्ड अंडर isolated module because it is considered as a local script file. Add a import, export or a empty export statement to make it module. हाँ ठीक है, वो कह रहा है कि import export की स्टेटमेंट लिखो, तब जाके मैं इसको कंपाइल कर पाऊंगा, नहीं तो मैं इसको कंपाइल नहीं कर रहा, सीधे मैंने कर रहा है कंपाइल करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, हम उसको ऐड कर देंगे, एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट हम इसमें ऐड कर देंगे उसके लिए, कंपाइल करने के लिए। ये इंपोर्ट हो जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे ये कंपाइल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं Axios को, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। ठीक है, अब यहाँ पे हमें Axios का एक इंस्टेंस क्रिएट करके उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। कॉन्स्ट
यहाँ पे सीधे लिख देते हैं ना, एक्सपोर्ट। नहीं, यहाँ पे पहले कांस्टेंट बना लेते हैं, कांस्टेंट एक्सियोस इक्वल टू एक्सियोस डॉट क्रिएट। इसमें कॉन्फ़िग में आपको यहाँ पे बेस यूआरएल पास करना होता है, ठीक है। जो हमारा बेस यूआरएल होगा वो होगा http लोकलहोस्ट कॉलन, जो हमारा पोर्ट था 5252, ये हमारा बेस यूआरएल है जहाँ से हम इस एक्सियोस को कॉल करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल लिख देते हैं, यहाँ पे सीधे ऐसे लिख दो ना, एक्सपोर्ट डॉट एक्सियोस। ये कंपाइल नहीं करेगा अभी भी, अब ये कंपाइल कर लेगा, ठीक है। हमारा एक्सियोस यहाँ पे एक्सियोस का मॉड्यूल यहाँ पे हो चुका है क्रिएट। अब इस एक्सियोस के मॉड्यूल से हमें आगे क्या काम करना है, आगे कैसे कैसे इसको डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक, तो ये बेस यूआरएल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि एक्सियो, एक काम करते हैं ना, इसको एक फोल्डर बना देते हैं AXIOS एक्सियोस, और इसको उसी एक्सियो जो है इसी को एक्सियोस के अंदर ही डाल देते हैं, मूव, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक फाइल और बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट ts, और इसमें हमें एक्सपोर्ट्स डॉट रजिस्टर यूज़र नाम का एक फंक्शन बनाना है, जिसमें मैं रजिस्टर यूज़र का वहाँ से डेटा इसमें सेंड करूँगा। जो भी मेरा डेटा होगा डेटा वो एनी टाइप में आएगा, और यहाँ से मैं उसको हिट करूँगा एक्सियोस को, देन उसको सेव कर दूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट डॉट, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, कैन नॉट बी कंपाइल अंडर आइसोलेटेड, कंसीडर a global script file, add a import export or any empty export statement to make it a module। एक काम करते हैं, constant register user nst const register user, and यहाँ से export रजिस्टर यूजर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रजिस्टर यूजर ये एक्सपोर्ट कर देगा और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को मेरे को क्या करना है, इस डेटा को मेरे को सेंड करना है कहाँ पे, अपने उस पे क्या कहते हैं, सर्वर पे। तो सर्वर पे सेंड करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है एक्सियोस। जो एक्सियोस है मेरा, इसमें से मेरे को क्या करना है, जो ये कांस्टेंट है एक्सियोस, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है एक्सियोस को। इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, यहाँ मेरे को एक्सियोस इंपोर्ट चाहिए, ये एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मेरे को कहाँ पे पोस्ट करना है, यूआरएल स्ट्रिंग देनी है यहाँ पे, यूआरएल बेस यूआरएल वहीं से चला जाएगा। बेस यूआरएल हमने यहाँ पे डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है नॉर्मल यूआरएल, यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है नॉर्मल यूआरएल स्लैश रजिस्टर डॉट रजिस्टर यूजर, और जो पोस्ट का डेटा होगा वो ये डेटा जाएगा,
ठीक है, जो हमारा पोस्ट का डेटा है उसमें ये जो पूरा डेटा है ये चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। इतना यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इतना यहाँ से रिटर्न होने के बाद हम जाते हैं रजिस्टर वाले पे, अपने रजिस्टर वाले यूजर वाले फंक्शन पे। यहाँ पे हमें अब ये जो index.ts के अंदर से जो भी ये रजिस्टर्ड यूजर का फंक्शन है हमें इसको यहाँ पे यूज करना है। रजिस्टर्ड यूजर हमें एक्सियोस के अंदर से हमने यूज कर लिया। तो ये डेटा लेता है, डेटा में हम वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे, जो भी हमने वैल्यूज हमारे पास आएगी डॉट, देन जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, जो एपीआई हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगी, कुछ तो रिस्पॉन्स सेंड करेगी ना कि हमारा डेटा सेंड हो गया, मतलब डेटा इंसर्ट हो गया कि नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे console.log यहाँ पे res रिस्पॉन्स को कर लेते हैं, और जो हमारे पास एरर आएगी उसके लिए डॉट कैच, हम यहाँ पे एरर को कैच कर लेंगे, एंड एरर कैच करने के बाद एरर को शो कर देंगे। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं console.error एंड ईयर, जो भी एरर आएगी उस एरर को ये यहाँ पे शो कर देगा। तो हमारा ये फंक्शन बन गया है। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपक, मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया। रिमेंबर मी, इसको क्लिक करो नहीं करो, 9 10 क्लिक करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमने लिखा नहीं ऐसा कुछ। मैंने सबमिट पे क्लिक किया। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये कह रहा है कि एक्सेस टू XML रिक्वेस्ट समथिंग समथिंग एक्सियोस नेटवर्क एरर। तो ये कोर्स पॉलिसी से रिलेटेड कुछ कह रहा है कि कोर्स पॉलिसी इसको ब्लॉक कर रही है, रिक्वेस्ट को आगे जाने नहीं दे रही है, कोर्स की एरर आ रही है। अब ये कोर्स की एरर को सॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है, एपीआई की साइड पे आपको जाना है, जो एपीआई आपने बनाई थी उस एपीआई की साइड को आपको जाना है, और यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना है कोर्स का, जो एक्सप्रेस की ऐप है उसमें, एक्सप्रेस में आपको कोर्स का पैकेज यूज करना है। यहाँ पे आपको इसको कोर्स इक्वल टू रिक्वायर, आपको यहाँ पे कोर्स कर लेना है, और इस कोर्स को आपको ऐप के साथ यूज कर लेना है, ठीक है। आप सबसे पहले आप ऐप डॉट यूज कोर्स कर लेना है, नॉर्मल सिंपल से इसको करके इसको सेव कर दीजिए। प्रोबेबली कोर्स की एरर आपकी रिजॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं होती है तो फिर दूसरा कोई स्टेप देखते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से हिट करूँ रजिस्टर, तो मेरे पास 200 का रिस्पॉन्स आ गया, यूजर क्रिएटेड विद दिस, आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैं अगर आपको कंसोल पे दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे डेटा भी आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे डेटा, जो भी कॉन्फ़िग का डेटा था, RES जो भी रिस्पॉन्स हमने किया था उसका डेटा यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है, 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि यूजर हमारा क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब इसको अगर वैलिडेट करना चाहते हो ये वाले यूजर को, तो आप फिर से उसी नोड मॉड्यूल में जो भी जहाँ पे भी नोड डेटाबेस आपका शो हो रहा होगा उस जगह आप चले जाइएगा, तो आपको वो चीज़ डेटा दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, मे भी आपको दिख जाए। टूल्स में नहीं, व्यूज में, व्यू में जूम, इसको मैं 200% कर देता हूँ, ठीक। तो ये हमारा हमने बनाया था, ये हमारा कलेक्शन है। इस कलेक्शन को व्यू कर लेते हैं। इस कलेक्शन को व्यू करने के बाद आप देखो यहाँ पे admin@winivia.com ये ईमेल आ रही है, यानी कि हमारा डेटा इसमें सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। ये हमने नंबर डाला था, ये हमारा ईमेल हो गया, ये नाम हो गया, ये डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा हमने सेंड कर दिया बैकएंड में, और बैकएंड ने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा है, अब मेरे को वो मैसेज देना है, और इस फॉर्म को मेरे को एम्प्टी कर देना है, क्योंकि अब देखो ये फॉर्म अगर भरा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी एक वो चीज़ रहती है ना कि फॉर्म तो अभी चल ही रहा है भाई। तो इस फॉर्म को रिसेट करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हमने एक फॉर्म बनाया था, आपने देखा होगा फॉर्म नॉर्मल जो हमारा फॉर्म कंपोनेंट था, यहाँ से जो डेटा हम रिटर्न कर रहे थे वो सिर्फ वैल्यू थी। तो यहाँ से हम एक हेल्पर भी रिटर्न कर देते हैं, हेल्पर जो होगा फॉर्म एक हेल्पर, जो फॉर्म एक हेल्पर टाइप का होगा। तो इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या होता है उसका हेल्पर्स, ठीक है। तो ये डेटा जो दूसरा हमारे पास रिटर्न होके आएगा वो फॉर्म एक हेल्पर टाइप का होगा,
हैंडलर कर दिया था मैंने, हेल्पर करना था, ओके सॉरी। तो ये हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें रिटर्न करके देगा। इसको मैं डीस्ट्रक्चर करके लेना चाहता था, तो मेरे को देखना ये क्या चीज़ रिटर्न करता है। फॉर्मिक हैंडलर ये क्या चीज़ रिटर्न करता है, सेट टेस्ट वैल्यू, ये रीसेट फॉर्म उसके अंदर आता है रिटर्न होके। तो मैं इसको डीस्ट्रक्चर करके यहाँ पे रीसेट फॉर्म को यूज कर लेता हूँ। रीसेट फॉर्म, इसको मैं रीसेट फॉर्म नहीं करना, ठीक है। अब मैं कंफर्मेशन अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं रीसेट फॉर्म को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। क्या दिक्कत है, बाइंडिंग एलिमेंट रीसेट फॉर्म इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप, हाँ तो एनी चाहिए भाई मुझे। एक सेकेंड यार, मैं इसको हेल्पर एनी हेल्पर डॉट सेम चीज को यूज करना पड़ेगा। हेल्पर इसको कर दो कॉमिक से, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर भी चली जाएंगी। तो एडमिन 2 को मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, एडमिन 2 पासवर्ड सेम रहने देते हैं, मोबाइल नंबर में ऐड कर लेते हैं, देन रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यूज़र क्रिएटेड विद दिस, और फॉर्म आपका रीसेट हो चुका है। अब सबमिट करोगे तो फॉर्म दोबारा पूरा फॉर्म रीसेट हो गया, इसमें कोई डेटा नहीं है एंड ये सब कुछ परफेक्टली स्मूथली वर्क कर रहा है। यहाँ पे जाके आप इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो एडमिन 2 वाला एंट्री भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये यूजर का जो भी रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस था ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।